फेजर डायग्राम क्या होते हैं। तो पहले हम इक्वेशन लेते हैं वोल्टेज का V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो हम देख लेंगे। तो फेज डिफरेंस क्या होता है पहले तो वो देख लेते हैं। फेज डिफरेंस इक्वल टू ये लेते हैं कि फेज ऑफ फेज ऑफ वोल्टेज और मॉडुलस लेते हैं फेज ऑफ वोल्टेज। तो फेज ऑफ वोल्टेज हमारा कितना है ओमेगा टी और माइनस फेज ऑफ करंट। तो माइनस हो गया फेज ऑफ करंट, ये हो गया। अब ओमेगा टी में से ओमेगा टी को सब्ट्रैक्ट किए तो हमको मिला जीरो। यानी यहाँ पे इस रिलेशन में फेज डिफरेंस हमारा कितना है जीरो है। फेज डिफरेंस यानी जब वोल्टेज हमारा मैक्सिमम होगा तो करंट भी उसी क्षण मैक्सिमम होगी और जब वोल्टेज हमारा मिनिमम होगा तो करंट भी हमारी उसी क्षण मिनिमम होगी। तो पहले हम इसका वेव फॉर्म देखते हैं, वेव फॉर्मेट देखेंगे। और दूसरी चीज आई नॉट होता है वी नॉट अपॉन आर। तो आई नॉट की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज वी नॉट से कम होती है। वी नॉट से सॉरी ये जो होता है कि आई वी आई नॉट की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज कम होती है वी नॉट से। ये भी देखना है हमको। यानी जो आई नॉट वेक्टर के रूप में जब हम प्रेजेंट करेंगे तो इसको छोटा लेंगे और वी नॉट को वेक्टर के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो इसको थोड़ा सा बड़ा लेंगे। तो ये आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो होता है वी नॉट को। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो पहले वेव फॉर्मेट देख लेते हैं। यानी आप देखें कि जब हमारा वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है यानी ये वाला वोल्टेज है उसी क्षण करंट भी मैक्सिमम हो रही है और सेम टाइम पर दोनों मिनिमम हो रहा है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में पीरियाडिकली चूंकि वैरी करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में फिर वोल्टेज जब मैक्सिमम हो रहा है तो उसी क्षण जो होती है हमारी करंट भी मैक्सिमम हो रही है। तो इसको हमको फेजर डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमने आई का वेक्टर ले लिया तो आई का ये हो गया आई का यहाँ पे। और फिर हम ले लेते हैं इसी पर चूंकि दोनों सेम फेज में है इसलिए इनमें कोई फेज नहीं है तो दोनों एक ही लाइन में अलाइन होंगे। और यहाँ से हमने ले लिया किस पर ड्रा किया यहाँ पे अ, छोटे वाले पर ब्लैक वाले पर एरो पर और फिर यहाँ से ले लिए रेड वाले एरो पर। तो ये है हमारा कह दें कि रिप्रेजेंटेशन। अब इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में ये फेजर डायग्राम के रूप में पहले हम टाइम एक्सिस ड्रा किए फिर इसको ड्रा कर लेंगे वाई एक्सिस को जिसको वोल्टेज और करंट के एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पे पहले हमने ले लिया किसको वी नॉट। तो ये जो होता है कि हमारा वी वेक्टर है तो पहले वी वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया और जो एरो की लेंथ होती है वो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो एरो की नो टिप्स जो होता है यहाँ पे हम ले लेंगे वी नॉट। फिर इसी पर यहाँ से जब हम वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। यानी इंस्टेंट ये रिप्रेजेंट करेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और फिर अब करंट चूंकि करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो इसी तरह से हमारे बनेंगे। अब यहाँ पे हमने आई नॉट क्योंकि लेंथ वेक्टर की जो लेंथ होती है वो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है तो ये आई नॉट हो गया। अब यहाँ से वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये फेजर डायग्राम है हमारा। अब अगर वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस हो तो उसका हम कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो आइए ये तो बता ही दिए कि लेंथ ऑफ एरो जो होता है रिप्रेजेंट करता है पीक वैल्यू को। और जो हमारा ये होता है प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम यहाँ पे आ, ये देखते हैं कि इसकी नीड क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी कि हम इसको ड्रा करें या फेजर डायग्राम पर। तो पहली बात कि जो हमारे इक्वेशन है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ये जो होता है कि वैरी कर रहा है साइनसॉइडली यानी पीरियाडिक होते हैं पीरियाडिकली वैरी करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम इसको मान लें कि ये 10 एम्पियर है इसका मिड मान लेते हैं कि 5 एम्पियर है और नीचे की तरफ चले तो ये जो होगा उसको हम मान लेते हैं कि -10 एम्पियर
और ये इसका मिड ले लेते हैं तो ये -5 एम्पीयर। तो अब यहाँ से 0 से जब हम मैक्सिमम तक जाते हैं, मैक्सिमम पर तो 10 एम्पीयर है और मैक्सिमम से 0 पर आते हैं तब भी 10 एम्पीयर है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा इस फिगर से वेव फॉर्मेट से कि हम 0 से मैक्सिमम गए हैं कि मैक्सिमम से 0 आए हैं? ये हम लोग को पता नहीं चल पाता है। यानी मैक्सिमम से हम यहाँ 0 आ रहे हैं या 0 से मैक्सिमम है। और जब फेज़र डायग्राम बना लेंगे तो एग्ज़ैक्ट पता चल जाएगा कि आप मैक्सिमम से 0 पर आ रहे हैं कि 0 से मैक्सिमम पर जा रहे हैं। तो यहाँ हो गया। अब इस यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हम ड्रा कर लें इस जगह पर। तो ये मान लें कि 10 एम्पीयर है। ये थोड़ा-सा अच्छा है, इसको हम थोड़ा-सा और ऊपर कर देते हैं। तो ये 10 10 एम्पीयर है। अगर 5 एम्पीयर की बात करें तो ये 5 एम्पीयर हो जाएगा। इससे कम है तो ये यहाँ पे हो जाएगा। इस ये यहाँ पे इस तरह से हम ड्रा करें तो चूँकि 0 से मैक्सिमम जा रहा है, फिर इसमें आ गए तो ये अब यहाँ पे देखें जब सेकंड लूप में आ जाएँगे, इस सर्किल के सेकंड लूप में आएँगे, तो सेकंड लूप में हमको पता चलेगा कि हम कहाँ मैक्सिमम से 0 आ रहे हैं। तो ऐसे हम ड्रा करते चले जाएँ, तो ये हमको बता देगा कि मैक्सिमम और अब थर्ड लूप में आ गए तो अपोज़िट डायरेक्शन में गए। अब यानी अपोज़िट डायरेक्शन में 0 से हम मैक्सिमम जा रहे हैं। तो अब थर्ड लूप में हमको ये पता चल जाएगा इस तरह से कि हम अ, यहाँ से अपोज़िट डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में प्लस या नेगेटिव हाफ साइकिल में 0 से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं। जब फोर्थ लूप में आएँगे, तो ये हमको पता चल जाएगा कि हम मैक्सिमम से नेगेटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम से 0 की तरफ जा रहे हैं। तो ये नीड्स है और इसलिए हम फेज़र डायग्राम बनाते हैं, तो हमको ये पता चल जाता है। अब अगर वोल्टेज और करंट में फेज चेंजिंग पहले में तो सेम फेज पर थे। अब यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिया V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और यहाँ पे ले लेते हैं I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। तो अब फेज डिफरेंस हम यहाँ पे निकाले तो फेज डिफरेंस यानी यहाँ पे करंट हमारी लीड कर रही है, वोल्टेज हमारा लीड कर रहा है। तो अ, फेज डिफरेंस होता है फेज ऑफ V फेज ऑफ V मतलब वोल्टेज। तो वोल्टेज का फेज कितना ओमेगा टी माइनस फेज ऑफ इसका करंट का तो ओमेगा टी और प्लस फाइ ये ले लिया। अब यहाँ ओमेगा टी से ओमेगा टी को मार दिया तो कितना मिला पाई। ये हुआ फेज चेंजिंग है यानी दोनों फेज चेंजिंग और फेज चेंजिंग ये बता रहा है कि जो करंट है हमारी लीड्स कर रही है फाइ एंगल विथ वोल्टेज वोल्टेज से फाइ एंगल लीड्स कर रही है। तो पहले हम वेव फॉर्मेट इसका ड्रा कर लेते हैं तो ये हमारा वेव हो गया। यानी देखें कि फाई एंगल पहले जो होता है कि वोल्टेज का पीक का यहाँ पे करंट पहले आ रहा है तो वोल्टेज बाद में यानी करंट का पीक पहले है और वोल्टेज का पीक जो होता है बाद में आ रहा है। ये हमको पता चला। अब इसी को हम फेज के रूप में फेजर डायग्राम के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये देखें, पहली चीज़ तो ये हो गया कि हमारा वोल्टेज है, वो फाई कलांतर पीछे है, तो पहले हम पहले क्वाड्रेंट में या पहले लूप में हम ये बना देंगे वोल्टेज को। अब ये किसको एंटी क्लॉकवाइज में ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ओमेगा टी हो गया। अब उन वोल्टेज से कितना एंगल फाई एंगल यानी दोनों में फाई फेज डिफरेंस है तो फाई एंगल जो होता है कि काउंटर क्लॉकवाइज में करंट है ये हो गया हमारा। अब इसी को फेजर डायग्राम के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब ये हमारा फेजर डायग्राम है। पहले हम ये होगा वी नॉट तो वी नॉट ले लिया। अब इसे हम प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे ऑन वाई एक्सिस तो ये रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को। अब फिर करंट जो होती है हमारी इससे कितना फाई एंगल अहेड है, आगे है। तो अब यहाँ से फाई एंगल आगे चलेंगे तो ये रिप्रेजेंट किया फाई एंगल को। तो अब यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा हो जाएगा फेजर डायग्राम इसको बोलेंगे फेजर डायग्राम। तो ये हमारा फाई है, ये फेजर डायग्राम। तो ये हो गया। अब अगर करंट हमारी लेग्स करे और वोल्टेज हमारा अहेड से आगे हो तो उस कंडीशन में हम फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखते हैं। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी
आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब फेज चेंजिंग अगर दोनों में हम देखते हैं तो v का फेज ओमेगा टी माइनस इसका फेज आई का फेज ये हो गया और ये ओमेगा से ओमेगा मर गया, मिला हमको फाइव मॉडुलस में है। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो करंट हमारी हो वो लेग्स कर रही है और वोल्टेज हमारा लीड्स कर रहा है फाइव एंगल। तो अब फिर पहले वेव फॉर्मेट देख लें। तो वेव फॉर्मेट में देखेंगे तो जो होती है करंट लेग है और ये लीड्स कर रहा है। तो ये हमारा लीड्स कर रहा है और ये करंट जो होती है लेग कर रही है। तो यानी वोल्टेज का पीक पहले आएगा और करंट का पीक जो होता है बाद में आएगा। इस तरह से वोल्टेज का पीक जो होता है पहले और करंट का पीक जो होगा वो बाद में। अब इसको हम ऐसे बनाते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गया, पहले वोल्टेज को हमने वोल्टेज को ड्रा कर लिया, वोल्टेज वेक्टर को। तो ये हो गया। अब ये कितना एंगल बना रहा है ओमेगा टी काउंटर क्लॉकवाइज। इसमें से माइनस फाइव हमको आना है किस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, यानी निगेटिव क्या दें तो क्लॉकवाइज सेंस में। क्योंकि जब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं तो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। अगर ये फाइव है तो ये हमारा माइनस फाइव होगा। तो इस डायरेक्शन में आ गया, वो हो गया फाइव। और किधर है रोटेशन इसका, इस तरफ। अब ड्रा करते हैं हम लोग किसको, फेजर डायग्राम को। तो ये हमारा हो जाएगा, पहले यहाँ पे हमने ले लिया फेजर डायग्राम। तो पहले हम टाइम एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं और टाइम एक्सिस हमारा हो गया। उसके बाद में हम वाई एक्सिस को ड्रा करेंगे। अब जो होता है कि यहाँ पे पहले ओमेगा टी हो गया और ओमेगा टी किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और ये जो है वी नॉट लिखेंगे इस, और इस पर प्रोजेक्शन ड्रा किए तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज में माइनस फाइव, सॉरी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये हमारा इसे प्रोजेक्शन ड्रा किए तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये हमारा हो जाएगा, मान लीजिए ये हमारा फेजर डायग्राम होगा। थैंक यू, आई होप कि आपको बेहतर समझ आया होगा फेजर डायग्राम के कंसेप्ट। और ये हम लोग सर्किट एनालिसिस में इसका यूज करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।